नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे जुलाई मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो कैसे होगी। पहले हम जुलाई मंथ की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं पहले मैं वो आपको पढ़ाऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं जुलाई महीने के, तो पूरा जुलाई महीना मैं इसमें कवर कर दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और लास्ट में मैं मिसलेनियस एमसीक्यू भी कवर कर दूंगा। कुछ करंट अफेयर के जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें हो जाएंगे। तो मतलब कि कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपके लिए जुलाई मंथ की। तो चलिए अब आराम से इस वीडियो को कवर करते हैं, बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समसामयिकी। सारा एक बार क्विक रिवीजन होगी पूरा जुलाई मंथ का, उसके बाद हम नेशनल इंटरनेशनल ये भी देखेंगे। तो सबसे पहली खबर है कि रेल वन ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। यात्री सेवाओं को एक मंच पर मतलब एकीकृत किया है। पहले क्या था कि जो रेलवे के ऐप थे, आप टिकट बुकिंग करते होंगे तो एक आईआरसीटीसी ऐप होता था ना, एक आईआरसीटीसी। उसके बाद रेलवे का अगर आपको अनरिजर्व, अगर जैसे जनरल जो डिब्बे होते हैं उनकी टिकट करनी होती थी, उसके लिए यूटीएस ऐप होता था, अभी भी है। यूटीएस होता था। रेल मदद ऐप होता था, जिसपे हम अगर रेलवे से कोई शिकायत करनी है, मदद चाहिए तो अलग से ऐप होता था। अब रेलवे ने क्या किया है, सबको मर्ज कर दिया है, सबको एकीकृत कर दिया है एक ही जगह पर। अब आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे का एक ही ऐप, रेल वन ऐप आपको डाउनलोड करना है। उस पर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। उस पर आप रिजर्व कैटेगरी की भी सीटें बुक कर सकते हैं, अनरिजर्व यानी कि अगर जनरल डिब्बे की जो सीटें होती हैं वो भी उस पर बुक हो जाएंगी, प्लेटफॉर्म टिकट जो होती है वो भी उस पर बुक हो जाएगी। सब कुछ एक पर ही आपको मिल जाएगा। कोई शिकायत है आपकी तो वो भी उसी ऐप पे आप कर सकते हैं। तो रेल सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और रेलवे ने कौन सा ऐप किया है लॉन्च? तो रेल वन, इस ऐप को एक व्यापक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जो यात्रियों को टिकट बुकिंग, पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग, मतलब कि आप खाना वगैरह भी बुकिंग कर सकते हो, फूड बुकिंग भी कर सकते हो, मालगाड़ी पूछताछ सहित जितने भी सेवाएं हैं सबको एकीकृत पहुंच प्रदान की गई है। एक ही जगह पर सबको मर्ज कर दिया गया है। तो जो रेल वन ऐप है ये CRIS की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी 40वीं स्थापना दिवस के अवसर पर ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें सारे आपको जो सुविधाएं हैं सब एक ही ऐप पर मिल जाएंगी। तो ऐप का नाम आपको याद रखना है, रेल वन ऐप। आसान है, रेल वन। उसके बाद अगली खबर है कि आरडीआई की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। ये स्कीम क्या है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ का आरडीआई स्कीम पास किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि निजी क्षेत्र को, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए लोन और प्रोत्साहन देना। जैसे कि इसकी स्कीम का नाम ही क्या है, आरडीआई, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो जो स्टार्टअप हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इनोवेशन के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसमें उन्हें लोन मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। लोन मिलेगा ताकि वो इनोवेशन कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ, रिसर्च कर पाएँ। 1 लाख करोड़ का ये स्कीम पास हो गई है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ANRF इसे मॉनिटर करेगी। एक अथॉरिटी होगी ना जो देखेगी कि हाँ भाई जो फंड है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी अध्यक्षता ANRF कर रही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसे मॉनिटर करेगी। और AI, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और आदि सेक्टरों के लिए यह फंड बूस्टर का काम करेगा। फंड बूस्टर का काम समझो कि तेजी से स्पीड अप करेगा जो स्टार्टअप है उनको। इसके बाद अगली खबर है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न आपको पता है ना कि कौन सी कंपनियां होती हैं यूनिकॉर्न, जिनकी जो वैल्यूएशन होती है ना वो $1 बिलियन से अधिक, $1 बिलियन या उससे अधिक होती है। यानी अगर $1 बिलियन है या उससे ज़्यादा है तो उसकी कंपनी की वैल्यूएशन, उस कंपनी का मूल्यांकन, तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। 1 बिलियन हो गया $1 अरब। भारत के अगर उसमें हम कहें तो 1 अरब या उससे अधिक मूल्य वाले जो स्टार्टअप हैं उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष $1 अरब से अधिक मूल्य वाले निजी स्टार्टअप यूनिकॉर्न की कुल संख्या कितनी हो गई है? 1523 पहुंच गई है। जो कंपनियां मतलब स्टार्ट करती हैं और उसके बाद इस वैल्यूएशन को टच कर जाती हैं उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और इस बार कितनी इनकी संख्या हो गई है? तो 1523 इनकी संख्या पहुंच गई है, जिनका कुल मूल्य $5.6 ट्रिलियन है। तो ग्लोबल ग्रोथ ऑफ यूनिकॉर्न 2019 से अब तक दुनिया में यूनिकॉर्न वाले देशों की जो संख्या है उसमें 120% की बढ़ोतरी हुई है और अब ये 52 देशों तक पहुंच चुके हैं।
और इसी तरह यूनिकॉर्न अब 360 शहरों में फैले हुए हैं, जो कि 160% साल दर साल की बढ़ोतरी को दिखाता है। और ये बताता है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है अब पारंपरिक टेक हब से बाहर भी तेजी से फैल रहा है। पारंपरिक टेक हब मतलब कि जैसे अमेरिका, ये सब जो पारंपरिक टेक हब कंपनियां, इनसे बाहर भी अब जो यूनिकॉर्न कंपनियां, स्टार्टअप जो कंपनियां यूनिकॉर्न बन रही हैं। तो टॉप 10 कंट्री की बात की जाए कि किनके पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, तो सबसे आपको दिमाग में पता ही है कि सबसे ज़्यादा तो अमेरिका के पास है, क्योंकि इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है ना अमेरिका। 758 यूनिकॉर्न है अमेरिका के पास। कितने? 758। और इसमें चाइना आता है दूसरे नंबर पर, 343। और जो भारत है ना, भारत तीसरे नंबर पर आता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत तीसरे नंबर पर आ रहा है 64 यूनिकॉर्न है, 64 यूनिकॉर्न है, तो तीसरे नंबर पर भारत आता है। तो इस रैंकिंग में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग कौन सी है? तीसरी। जबकि अगर आप कंपेयर करें तो यूएस चाइना से, तो उस हिसाब से कम यूनिकॉर्न है, लेकिन फिर भी एक अच्छा कदम है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ये लिस्ट भी है कि 5वें नंबर पर, 6वें, आपको इतना याद नहीं रखना, बस टॉप 3 बहुत हैं। उसके बाद भारत 2025 में दुनिया में यूनिकॉर्न के लिहाज से तीसरे स्थान पर है। जैसा कि हमने पढ़ा कितने यूनिकॉर्न है? 64 यूनिकॉर्न है। और मुख्य शहर कौन से है जहाँ पर यूनिकॉर्न है? बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम। उसमें से प्रमुख यूनिकॉर्न कौन से बने हैं? जेरोधा, ड्रीम 11 और रेजर पे। और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन मिलाकर विश्व के 72% यूनिकॉर्न रखते हैं। अगर इन्हीं दो देशों को मिला दिया जाए तो 72% यूनिकॉर्न तो इन्हीं दो देशों में है। भारत की रैंकिंग तीसरी है। उसके बाद आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान। तो जैसा कि नाम में ये घाना, तो घाना का सम्मान है, ये सर्वोच्च सम्मान है वहाँ का, जैसे हमारा यहाँ का भारत रत्न होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया गया है। और यह सम्मान उन्हें घाना की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के द्वारा दिया गया है। इसमें प्रमुख बातें क्या हैं? तो पहले तो सम्मान का नाम क्या है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। प्रदान किसने किया है? वहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ के? तो ये घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा। और सम्मान का कारण क्या है, क्यों मिला है? तो वैश्विक नेतृत्व, दक्षिण सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने के योगदान के लिए ये भारत को ये मिला है। क्योंकि अगर भारत के प्रधानमंत्री को मिला तो मतलब भारत को मिला है। उसके बाद अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है ना, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर से भी मैसेज करके भी आपको मिल जाएगी। ऐप हमारे एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहता है। और हाँ, मैंने ऐप अपना लॉन्च किया है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। आप पूछ रहे हैं, बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पॉलिटिका आप बैच लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कल पक्का श्योर मैं आपको पॉलिटिका बैच दे दूंगा, और टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल दूंगा, यूट्यूब पर भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, कल आपको मिल जाएगा। तब आगे चलते हैं। तो यात्रा के दौरान हुए प्रमुख समझौते। तो जो यात्रा हुई है ये वाली, घाना वाली, भारत के प्रधानमंत्री की, इसमें समझौते क्या हुए हैं? चलो, सर्वोच्च सम्मान तो मिल गया, उसके अलावा क्या क्या समझौते हुए हैं? तो शिक्षा और युवा विकास, घानी छात्रों के लिए आईटीईसी एवं आईसीसीआर स्कॉलरशिप को दोगुना किया जाएगा, ये भारत प्रदान करता है उनको। और घाना में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए, ताकि उनको रोजगार मिल सके, उनकी स्किल के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट के लिए। और कृषि और खाद्य सुरक्षा, भारत फीड घाना कार्यक्रम के अंतर्गत घाना को तकनीकी सहायता देगा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग करेगा। याद रखना, क्या नाम है? फीड घाना। यहीं से छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। और स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जाए तो घाना में कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। और वैक्सीन उत्पादन सहयोग पर भी चर्चा की गई है। जैसे प्रधानमंत्री का भारत में जन औषधि केंद्र है ना, वहाँ पर सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं भारत में, वैसे वहाँ पर भी केंद्र खोलने का प्रस्ताव है, जन औषधि केंद्र खोलने का। और डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन, तो भारत करेगा भारत यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की सुविधा का विस्तार और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद। और व्यापार के मामले में तो 5 वर्षों में भारत घाना व्यापार को दुगुना करने की प्रतिबद्धता जताई गई है, और नए निवेश और व्यापारिक अवसरों में भी सहयोग मिलेगा। तो उसके बाद आगे है अगली खबर कि पीएम मोदी को मिला त्रिनिडाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो त्रिनिडाद और टोबैगो आप देख रहे हैं, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो ये कैरिबियन देश हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कैरिबियन यात्रा के दौरान, यहाँ पर आप देखिए, कैरिबियन यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। और यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वहाँ का। और इसमें क्या हुआ? तो इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हुए संतोष जताया है। और उन्होंने त्रिनिडाद के प्रधानमंत्री को 2 पवित्र उपहार भेंट किए हैं। एक तो
प्रयागराज महाकुंभ का पावन जल, और दूसरा अयोध्या राम मंदिर का प्रतीकात्मक मॉडल रेप्लिका। और इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई है कि जो भारतवंशी हैं, जो मतलब कि जिनके पूर्वज भारत के थे और अब वो त्रिनिडाद में रह रहे हैं, छठी पीढ़ी तक के हैं, उन्हें ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड के लिए पात्र हैं। तो आप कहेंगे ये क्या होता है, पीआईओ, ओसीआई, समझ में नहीं आया? तो चलिए उसी को तो समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, तो समझते हैं। पीआईओ, पहले तो पीआईओ क्या होता है, क्योंकि आप देखिए जो पीआईओ हैं उनको अब ओसीआई कार्ड मिलेंगे, तो पीआईओ भी पहले पता होना चाहिए ना, तभी तो ओसीआई समझ आएगा। तो पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब आपको क्लियर हुआ, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके दादा परदादा मतलब पहले की पीढ़ी भारत में रह रही होगी, अब वो उठ के वहां चले गए, तो होते हैं पीआईओ, उन्हें कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो भारतीय मूल के व्यक्ति। तो पीआईओ वे लोग हैं जिनके पूर्वज यानी कि माता पिता दादा दादी आदि कभी भारत के नागरिक रहे हैं, लेकिन अब वे दूसरे देश की नागरिकता रखते हैं। अब वो भारत के नागरिक नहीं हैं, इनके मतलब कि पूर्वज भारत के नागरिक थे, लेकिन अब वो दूसरे देश में जाकर बस गए हैं, और काफ़ी लंबे समय से, ये नहीं कि उनके पापा मतलब कि पिताजी जो थे यहाँ के थे और अब जाके काफ़ी लंबे समय तक बस गए हैं, तो उनको पीआईओ कहा जाएगा। और त्रिनिडाद और टोबैगो में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, और उनके पूर्वज 19वीं सदी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में भारत से वहाँ गए थे, मतलब जो अंग्रेज थे उन्हें काम कराने के लिए भारत से ले जाते थे, फिर वो इतनी दूर जाते थे, मतलब कि आप देख ही रहे हैं कि नक्शे में यहाँ से लेकर गए हैं और यहाँ पर तो इतनी दूर ले जाते थे, काम करवाते थे, वापस भी नहीं लेकर आते थे, बहुत कम लोगों को लाते थे, फिर वहीं बस जाते थे वो, तो उन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो उनके उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनकी आगे की पीढ़ी है वहीं पर रह गई। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि जो पीआईओ हैं उन्हें ओसीआई का लाभ मिलेगा, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ओसीआई का मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एक तो एनआरआई होते हैं, आपको पता है ना, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ये ओसीआई क्या होता है, तो देखिए ओसीआई कार्ड भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला एक मिनी नागरिकता पहचान पत्र होता है। हालांकि यह पूर्ण भारतीय नागरिकता नहीं है, पूर्णतः भारत के आप नागरिक नहीं होंगे भारत में, वो तो अगर आप भारत में रह रहे हैं, भारत में जन्मे हैं, तब भारत के नागरिक हैं। ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है, इसका मतलब है इसको मिनी नागरिकता कहा जाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मिनी नागरिकता पहचान पत्र कहा जाता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, तो इससे आप क्या होता है कि भारत में वीजा फ्री आ सकते हैं, आजीवन प्रवेश कर सकते हैं। आपको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आपका मन है, अगर आपके पास ओसीआई है मतलब कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, तब आप भारत में आजीवन प्रवेश कर सकते हैं वीजा फ्री। पहला फायदा ये हो गया। और लंबी अवधि तक भारत में रहकर काम भी कर सकते हैं, दूसरा फायदा ये हो गया। यहाँ पर इवन आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं, और कुछ सरकारी फॉर्मेलिटीज में छूट भी आपको मिलती है। तो ये सब आपको लाभ मिलते हैं। और क्या लाभ आपको नहीं मिलते हैं, आपको मतदान का लाभ नहीं मिलता, यानी आप वोटिंग नहीं कर सकते, आपको यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आप किसी भी संवैधानिक पद पर आपको अधिकार नहीं मिलेगा, किसी भी संवैधानिक पद का यहाँ पर। लेकिन बाकी सभी प्रमुख अधिकार, जैसे आपको अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आपको एजुकेशन चाहिए, व्यापार, ये सब आपको अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, कोई भी संवैधानिक पद हासिल नहीं कर सकते, यहाँ पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप वोटिंग नहीं कर सकते, ये आपके पास अधिकार नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये भी अधिकार आपको मिल गए तो फिर फर्क क्या रह गया, अंतर क्या रह गया सिटीजनशिप में और ओवरसीज सिटीजनशिप में। तो ओवरसीज जो सिटीजनशिप है उनको सिर्फ वीज़ा फ्री होगा, और यहाँ पर आके वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, संपत्ति भी खरीद सकते हैं, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ में उन्हें छूट मिल जाती है। अब आपको क्लियर हो गया ना कि पीआईओ जो हमने पीछे पढ़ा, कहाँ गया, ये रहा। पीआईओ था जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, उसको ये सब फायदा नहीं है, बस खाली ये है कि वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जब वो ओसीआई में अपग्रेड हो जाएगा तब उसको फायदा है। अब आगे चलते हैं। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ है। तो समारोह में शामिल कौन हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6-7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। और इसमें मुख्य एजेंडा क्या था इस शिखर सम्मेलन का, तो वैश्विक सुधार, सुरक्षा, बहुपक्षीय सहयोग, एआई की भूमिका और ग्लोबल साउथ की आवाज, ये इसमें एजेंडा था। और प्रमुख भाषण, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री गए हैं तो क्या भाषण दिया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री का भाषण। तो पीएम मोदी ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ में सुधार की आवश्यकता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि जो आज की चुनौतियां हैं, ये 20वीं सदी की चुनौतियां हैं, ये संस्थानों से नहीं सुलझ रही हैं, क्योंकि बहुत पहले ये सब बनी हैं, इनमें कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुई है। जैसे भारत अभी परमानेंट इसमें मेंबर नहीं है, और बहुत से भारत की, जैसे देखिए आप, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी भारत की है, और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है।
परमानेंट मेंबर की बात कर रहा हूँ, परमानेंट मेंबर नहीं है। तो बहुत सी इसमें खामियां हैं जो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। और इस भाषण में प्रधानमंत्री की मुख्य बात ये भी रही कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। जैसे पहलगाम हमले को पूरी मानवता पर हमला बताया इन्होंने कि ये जो पहलगाम पे हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो आतंकवाद के खिलाफ जो दुनिया में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और उसके साथ पीएम मोदी ने 4 बड़े सुझाव दिए हैं। कौन-कौन से 4 बड़े सुझाव दिए हैं? तो पहला सुझाव दिया कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसको ऐसे प्रोजेक्ट को पैसा देना चाहिए जो देशों की असली ज़रूरतों पर आधारित हो और लंबे समय तक सफल रह सकें। कि जो वहाँ का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का बैंक है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें लोन देती है कम ब्याज पर। तो ऐसे प्रोजेक्ट को पैसा देना चाहिए जो देशों की असली ज़रूरतों पर आधारित हों। ऐसा नहीं है कि लोन कहीं से लिया हुआ, उस लोन को चुकाने के लिए यहाँ से पैसा ले लिया और उस लोन को चुका दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कई देश करते हैं ना कि लोन लिया हुआ है, अब ब्याज चुकाना है, तो डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं ले रहे हैं, वो लोन इसलिए ले रहे हैं ताकि इस लोन का इंटरेस्ट चुकाया जा सके। उसके बाद ब्रिक्स को विज्ञान और रिसर्च का साझा भंडार बनाना चाहिए, जिससे सभी देश एक दूसरे की तकनीकी और वैज्ञानिक मदद कर सकें। तीसरा बड़ा सुझाव क्या था कि जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन, जो क्रिटिकल मिनरल है, उनकी जो सप्लाई चेन है, इसको सुरक्षित करना चाहिए ताकि इनके मिलने में कोई परेशानी या खतरा ना हो। और चौथा सुझाव क्या है कि ब्रिक्स को जिम्मेदार एआई यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई पर काम करना चाहिए, जिससे नई तकनीक और सरकार के बीच में अच्छा संतुलन बना रहे। ये 4 सुझाव दिए हैं पीएम मोदी ने इस बार के शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के। उसके बाद आगे है कि विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। सर्वाधिक समानता वाले देशों में भारत को शामिल किया गया है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो कौन से समानता की बात हो रही है यहाँ पर? तो इसमें आय वाली समानता की बात हो रही है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप कहेंगे आय की समानता कैसे यहाँ पर भारत में इतनी हो गई? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी जुलाई 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के लिए चौथा सबसे समानता वाला देश घोषित किया गया है। एक गिनी इंडेक्स होता है, तो बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है कि गिनी इंडेक्स का मतलब किस काम आता है। तो आय की समानता इससे मापी जाती है, गिनी इंडेक्स से। गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत ने 25.5 स्कोर के साथ यह स्थान हासिल किया है, जो कि कई विकसित देशों से भी बहुत बेहतर है। तो गिनी इंडेक्स क्या है? तो गिनी इंडेक्स किसी देश में आय की असमानता असमानता को मापने का सबसे प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय स्कोर है। समानता या असमानता, अब यहाँ पर असमानता क्यों लिखा गया? असमानता मतलब कि वही बात हो गई ना कि किसमें आय कितनी असमान है। असमान है तभी तो पता लगे कि हाँ, यहाँ पर असमानता ज़्यादा तो मतलब कि समानता कम है, समानता ज़्यादा है तो असमानता कम है, वही वाइस वर्सा है। तो किसी भी देश की आय की असमानता को मापने का सबसे प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय स्कोर है। स्कोर कैसे? मतलब कि इसमें 0 से लेकर 100 तक स्कोरिंग दी होती है, देश को दी जाती है। जैसे भारत का स्कोर अभी कितना है? 25.5 है ना। तो इसमें कहा गया कि भारत अच्छा कर रहा है। तो कैसे पता चलता है? देखिए, 0 अंक का मतलब होता है पूर्ण समानता, जो कि भैया यहाँ हो नहीं सकती। 0 अंक किसी भी देश को नहीं मिल सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की आय बराबर हो सकती है? आप बताइए, किसी भी देश में हर व्यक्ति की आय बराबर हो पाएगी? नहीं हो सकती। तो 0 अंक तो मिलेंगे नहीं, किसी को भी नहीं मिलते। पर ये आप समझिए कि 0 से 100 है ना, ऐसे 0 से 100, तो जो देश 0 के करीब आएगा वहाँ पर उतनी आय में असमानता कम है, समझ रहे हो? और जो देश 0 से जितना दूर जाएगा, 100 की तरफ बढ़ेगा, वहाँ पर उतनी आय की असमानता ज़्यादा है। अगर किसी को 100 अंक मिला तो पूर्ण असमानता यानी कि पूरी आय सिर्फ एक के पास है। ये भी कभी नहीं हो सकता। किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक जो पूरी देश की आय हो एक आदमी के पास हो, नहीं हो सकता। पर और ऐसे डिसाइड होता है 0 से 100 तक। जो 0 के करीब आएगा उस देश में जो असमानता है आय की वो उतनी कम है। जो 0 से दूर जाएगा, 100 के पास जाएगा, उसकी आय की असमानता उतनी ज़्यादा है। जितना कम स्कोर उतनी ज़्यादा आय वितरण में समानता मानी जाती है। अब देखिए भारत की रैंकिंग क्या आई है? तो भारत की रैंकिंग आई है 25.5 और ये चौथा सबसे समान देश है। स्लोवाकिया नंबर 1 पर है और स्लोवेनिया नंबर 2 पर है, बेलारूस नंबर 3 पर है और भारत नंबर 4 पर है। पिछले 10 वर्षों में भारत की आय समानता में सुधार हुई है। 2011 का जो गिनी इंडेक्स था उसमें 28.8 था, अब 2025 में जो गिनी इंडेक्स है इसमें 25.5 है। मतलब भारत में आय की असमानता घटी है, समानता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो प्रदर्शन है बेहतर रहा है। तो इसमें जो क्राइटेरिया लिया गया था ना उसमें भारत का, क्योंकि भारत में क्या हुआ है, देखा गया कि जो डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सरकार बहुत कर रही है और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सरकार जनता के पास सीधा पैसा भेज रही है। आप देखते हैं कि जितने भी राज्य की योजनाएं भी चल रही हैं उसमें जनता के पास सीधा बैंक में पैसा जा रहा है। उसके बाद इसमें एक आयुष्मान योजना को भी बताया गया कि आयुष्मान योजना जो चल रही है
जनधन अकाउंट को भी इसमें शामिल किया गया था। और जो 5 किलो अनाज मिल रहा है गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो उन सब चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। इससे देखा गया है कि जो भारत का स्कोर है बढ़ा है। अब आगे चलते हैं। तो गरीबी दर में गिरावट आई है। ठोस आंकड़े जो हैं 2011-12 में अत्यधिक गरीबी दर थी 16.2%। अब 2022-23 में रिपोर्ट अब आई है, लेकिन आंकड़ा 2022-23 का 2.3% हो गई है। तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मतलब कि 12 वर्षों में 17.1 करोड़ लोग गरीबी दर से ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। अब वो मतलब कि वो गरीब नहीं रहे। 2025 में नई ग्लोबल गरीबी रेखा जो मापदंड है कि अगर कोई $3 प्रतिदिन कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर $3 प्रतिदिन से नीचे कमा रहा है वो गरीबी रेखा में है। तो भारत की जो गरीबी दर सिर्फ 5.3% आई है 2025 में। तो वैश्विक तुलना भारत की स्थिति, भारत अभी हमने देखा ना कि ये वाला गिनी इंडेक्स में 25.5 है। चीन देख रहे हैं आप, चीन की जो रैंकिंग है भारत से नीचे है, उसका स्कोर 35.7 है। जितना स्कोर ज़्यादा होगा इसमें, मतलब 100 तक जाएगा तो आय की असमानता बढ़ेगी, तो स्कोर कम होना चाहिए। अमेरिका 41.8 है, तो अमेरिका में आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा आय में असमानता है। आय की असमानता मतलब ऐसे समझिए कि जो अमीर है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बाकी के लोगों के पास बहुत कम पैसा है। इससे आप समझिए कि आय की असमानता है। कि जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 100 लोग रह रहे हैं और 100 लोगों में और परिवार की जो इनकम है वो 100 रुपये है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि परिवार की इनकम भी 100 रुपये है और परिवार में 100 लोग रह रहे हैं। 100 लोगों में से 2 लोगों के पास 40 रुपये हैं और बाकी के जो 98 लोग हैं उनके पास बचे कितने, 60 रुपये। तो आय की असमानता ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है ना। 2 ही लोगों के पास 40 रुपये आ गए, आधे 40% पैसा तो 2 ही लोगों के पास है और 98 लोगों के पास सिर्फ 60 रुपये है। तो यहाँ पर आय की असमानता बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जब गिनी स्कोर निकाला जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्कोर आएगा क्योंकि आय की असमानता ज़्यादा है। तो भारत की गिनी रैंकिंग अब चीन, अमेरिका और G7 और G20 देशों से भी बहुत बेहतर है। आप देख ही रहे हैं, चौथे नंबर पर भारत है। अब आगे चलते हैं कि अगली न्यूज़ है कि ब्यूनस आयरस जो कि अर्जेंटीना में पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान मिला है। की टू द सिटी, ये अर्जेंटीना के शहर के प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने यह सम्मानित दिया है भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा जो 75 साल के द्विपक्षीय संबंध को दर्शाती है, ब्यूनस आयरस के मेयर जॉर्ज मैक्री द्वारा प्रतीकात्मक सम्मान है और सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक सहयोग और भारत अर्जेंटीना के धार्मिक एवं ऐतिहासिक रिश्तों के लिए रेखांकित किया गया इसमें। और अर्जेंटीना को लिथियम और नैतिक गैस आपूर्ति में भारत को समर्थन और भारतीय दवाओं के आयात पर इसमें चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेविस्टिया मिराबिलिस ये सम्मान मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी को यह नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और दिया किसने है, तो वहाँ की राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी डेटवा ने यह खास समारोह में दिया। और यह पुरस्कार जिस पौधे के नाम पर है, जैसे इसमें क्या देखिए, वेलविस्टिया, जैसे मैंने आपको बताया वेविस्टिया मिराबिलिस, ये जो वेविस्टिया मिराबिलिस है ये एक पौधा है, मतलब कि एक रेगिस्तान में वर्षों तक जीवित रह सकता है, इसीलिए इसे सहनशीलता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ये रेगिस्तान में कई वर्षों तक जीवित रहता है। इसी पौधे के नाम पर यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये आपके लिए एक अलग से एक मतलब कि इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया कि यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है एक पौधे के नाम पर है जो कि रेगिस्तान में कई वर्षों तक जीवित रह सकता है, तो इसीलिए इसको इसके सहनशीलता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो भारत नामीबिया संबंधों का एक नया अध्याय। तो यह सम्मान भारत और नामीबिया के बीच संबंधों के एक नए मील के पत्थर जैसा है और दोनों देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया है। और इस पुरस्कार से यह साफ है कि नामीबिया भारत के समर्थन को मान्यता देता है और भविष्य में और भी गहरे रिश्ते बनाने की इच्छा रखता है। और इस सम्मान के साथ आने वाले महीनों में भारत नामीबिया के बीच व्यापार, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग और भी गहरा होने की उम्मीद है। तो उसके बाद आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। तो जुलाई के महीने में आप देख रहे हैं कि आधे से ज़्यादा न्यूज़ तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 जुलाई को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पीएम मोदी को भारत ब्राज़ील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया है। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी विदेशी सरकार की तरफ से मिला 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है।
तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। तो जितने भी यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट हैं, ऐप पर आप जाएंगे ना, जो मैं एप्लीकेशन स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, वहाँ फ्री पीडीएफ में मैंने जो यूनेस्को की जितनी भी साइट है, पूरे नोट्स, कलरफुल नोट्स उसमें अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पर आपको जितने भी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची है सब मिल जाएगी। मैंने वीडियो डाली हुई थी, उसके बाद ये जो क्या कहते हैं, अभी मराठा मिलिट्री वाला ऐड हुआ ना, तो वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। फ्री पीडीएफ में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी यूनेस्को वाली। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो जुलाई 2025 में भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। और यह निर्णय पेरिस में 6 से 16 जुलाई 2025 के बीच हुई यूनेस्को की 47वीं विश्व धरोहर समिति के द्वारा हुआ था, उसी बैठक में हुआ था। और इस बार दुनिया भर के 32 नए स्थलों का चयन हुआ है, जिसमें भारत का यह नामांकन विश्व धरोहर घोषित हुआ है। तो क्या है आखिर ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में जानते हैं। तो इसमें शामिल है 12 ऐतिहासिक किले और किलाबंद क्षेत्र, जो 17वीं से 19वीं सदी के बीच मराठा साम्राज्य, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विकसित किए गए थे। मराठा साम्राज्य के द्वारा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये विकसित किए गए थे किले, और इन्हीं को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहा जाता है। इन्हीं 12 किलों को, 12 जो क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक किले हैं, किलाबंद क्षेत्र हैं, इन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 12 किले कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहले महाराष्ट्र के 11 किले तो महाराष्ट्र के हैं। कौन कौन से? साका, दवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। बात की जाए तमिलनाडु की, तो जिंजी किला, जिंजी फोर्ट, ये तमिलनाडु का। टोटल 12 ऐतिहासिक किलों को शामिल किया गया है। तो इसका इतिहास का क्या रहा है, इतिहास भी समझ लेते हैं इन किलों का। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य ने इन किलों के जरिए शत्रु आक्रमण से रक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण और लोक व्यवस्था बनाई थी। क्योंकि ये ऐसे किले थे कि इनमें मतलब घुस पाना, इन्हें भेद पाना बहुत ही असंभव ही था, एक तरह से इम्पॉसिबल ही था। तो ज़्यादातर जब भी इन किलों का क्या होता था, कोई भी सेना युद्ध करती थी ना, तो बाहर से घेराबंदी कर देती थी, कट आउट कर देती थी, लेकिन वो इसको भेद कर अंदर नहीं जा पाते थे। एक तो इनकी जो जियो लोकेशन आप देखेंगे सभी किलों की अलग अलग है। जैसे ये पर्वत की चोटी पर है, पर्वत नहीं, पहाड़ों की चोटी पर है, तो इन पर जाना चढ़ना मुश्किल है, और कई पानी के बीच में है। तो थोड़ा इनकी जो लोकेशन है, जियो लोकेशन है, ऐसी है कि इन्हें भेद पाना मुश्किल होता था। तो जब भी युद्ध वगैरह होते थे, तो उस समय क्या कर टैक्टिक अपनाई जाती थी इनके खिलाफ, कि जो बाहर से घेराबंदी कर ली जाती थी, ताकि जो अन्न वगैरह है उसको कट आउट कर दिया जाए, अनाज वगैरह अंदर ना जा पाए। कितने महीने का अनाज रहेगा अंदर, एक ना एक दिन तो अनाज की कमी पड़ेगी, तो बाहर आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये टैक्टिक अपनाई जाती थी। लेकिन ऐसे जो किले होते थे, अभेद किले होते थे, ये मराठा इन्हें मिलिट्री लैंडस्केप का कहा गया है। और ये किले मतलब जीत में बहुत अहम योगदान होता था, क्योंकि एक तरह से आपको एज मिल जाता था जब आप ऊंचाई पर होते थे, ऐसे जियो लोकेशन पे होते थे। तो प्रशासनिक नियंत्रण और लोक व्यवस्था बनाई। हाँ, इन किलों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दीर्घकाल तक, यानी कि लंबे समय तक, राज्य सुरक्षा व स्वशासन के लिए उदाहरण पेश किए। और स्थापत्य की दृष्टि में देखा जाए तो पहाड़ी किले कठिन रास्तों, ऊंचाई और प्राकृतिक सुरक्षा चक्र के लिए जाने जाते हैं। और समुद्री जो किले हैं, ये अरब सागर के तट की सुरक्षा में रणनीतिक भूमिका निभाते थे। हर किले में जल भंडारण, गुप्त सुरंगें, मजबूत प्राचीन आदि जैसे स्थानीय शिल्प तकनीक के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये जो किले होते थे, बहुत ही सुरक्षा की उस दृष्टि से देखा जाए, और अपना रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए, तो बहुत ही अभेद किले होते थे। और एक क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर होते थे, तो एक तरह से सुरक्षा चक्र बना रहता था। आपको एज मिलता है ना, अगर आप ऊंचाई पर हो, कोई भी सेना अगर हमले के लिए आ रही है, अगर आप ऊंचाई पर हैं, तो आपको एक एज मिलता है। और हर किले में जल भंडारण, गुप्त सुरंगें होती थी, इसीलिए इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो देश के स्वच्छ शहरों में अहमदाबाद अव्वल नंबर पर आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर बना है, और इसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान मिला है। और भारत सरकार की शहरी विकास मंत्रालय ने यह सर्वे कराया था, और इसमें देश भर के 4,589 शहरों की सफाई, जन भागीदारी और ठोस कचरा प्रबंधन के आधार पर रैंकिंग दी गई है। अहमदाबाद शहर ने पहली बार यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले जो इंदौर है ना, लगातार 2016 से 73 महीनों तक लगातार नंबर 1 पर रहा है। अभी भी जो इंदौर है, इसे सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया है। इसे दूसरी कैटेगरी में सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया, उसमें नंबर 1 पर है। और स्वच्छता के नए मापदंडों में नागरिक सहभागिता का महत्वपूर्ण रहती है।
देखिए 2024-25 का जो ये सर्वेक्षण हुआ है, इसमें अहमदाबाद नंबर 1 पर है। ये आबादी वाले शहरों का 10 लाख से जिसकी ज़्यादा आबादी है। नंबर 2 पर भोपाल है। नंबर 3 पर लखनऊ है। और कुछ कैटेगरियाँ इस बार बनी हैं जिसमें सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर का टॉप स्थान मिला है। इंदौर नंबर 1 पर है सुपर स्वच्छ लीग में। सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी के लिए नोएडा को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ वेस्ट वॉरियर का शहर जो है उसे गाजियाबाद को चुना गया है। तो देखिए जो पहली की कैटेगरी है सुपर स्वच्छ लीग शहर, इसमें जो मध्य प्रदेश का इंदौर है ना, ये नंबर 1 पर रहा है 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। अगर 3 से 10 लाख की आबादी की बात की जाए तो नोएडा है उसमें नंबर 1 पर। तो इसको मिला है, याद रखिएगा, 10 लाख से अधिक कैटेगरी में किसे, इंदौर को। और ये इंदौर को मिला, और कैटेगरी याद रखिएगा सुपर स्वच्छ लीग वाले में इंदौर को मिला है। और जो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है यानी कि जनसंख्या श्रेणी के अनुसार जो सबसे स्वच्छ शहर है उसमें अहमदाबाद को मिला है और भोपाल नंबर 2 पर रहा है 10 लाख से अधिक वाली कैटेगरी में। आगे कि भारत ब्रिटेन के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा है। तो यह समझौता क्या है? तो 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। और यह भारत का सबसे बड़ा और ब्रिटेन का ब्रिक्स एग्जिट के बाद सबसे अहम व्यापार समझौता है। और इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश से जुड़े कई क्षेत्रों में सहयोग और अवसर बढ़ेंगे। देखिए देखते हैं, पहले तो इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि कब से यह समझौता चल रहा है। तो बातचीत की जो शुरुआत है ना, जनवरी 2022 से यूके इंडिया एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप के तहत ये बातचीत चल रही है, इसकी शुरुआत हुई थी। 14 राउंड इसमें चर्चा हुई है और राजनीतिक बदलावों के बाद ये 2025 में जाकर ये समझौता हुआ है। इसका महत्व क्या है, तो भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो जो ब्रिटेन के एडवांस मेडिकल डिवाइसेज हैं और जो एरोस्पेस पार्ट्स हैं अब सस्ते होंगे भारत में। ब्रिटेन को फ़ायदा क्या होगा? भारत का जो विशाल कंज्यूमर मार्केट है ना, इतनी बड़ी जो आबादी है, इतना बड़ा जो मार्केट है, उसका एक्सेस मिलेगा ब्रिटेन को, यूके को। और उद्देश्य क्या है? तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैक्स लगता है उसे कम या ख़त्म करना। इसका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि देश क्या करते हैं कि दूसरे देशों पे टैक्स लगाते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। यही तो आजकल मामला चल रहा है ना, ट्रंप वाला। ताकि आप ऐसे समझिए कि आप भारत में कोई दूध है, जैसे अमूल दूध है, अगर वो 64 रुपये 1 लीटर है, मान लीजिए 64 रुपये लीटर है या जितना भी होगा, 64 रुपये लीटर है। अगर दूसरे देशों से दूध आने लगे, अगर वो 50 रुपये लीटर बेचने लगे भारत में, भारत का जो मार्केट है उसको नुकसान होगा ना। तो भारत सरकार क्या करती है, उन पे टैक्स लगा देती है, ड्यूटी लगा देती है, जिससे क्या होता है, टैरिफ लगा देती है कि जो उनका मूल्य है उस पर टैक्स 50 पे मान लीजिए कि 20 रुपये लगा दिया, परसेंटेज में लगाते हैं 70 रुपये हो गया। तो हम तो पहले इस पर प्रायोरिटी देंगे ना कि इसको खरीदेंगे क्योंकि ये सस्ता है। तो अब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है, ये क्या होता है कि जो टैक्स वगैरह टैरिफ वगैरह होते हैं इन्हें कम या ख़त्म कर दिया जाता है। और निवेश, तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सुरक्षा, जलवायु रक्षा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। और 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जो भारत और ब्रिटेन है इनके बीच का जो व्यापार है वो 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये टारगेट रखा गया है 2030 तक। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ब्रिटेन से भारत में आने वाले प्रोडक्ट पर जो टैक्स पहले लगता था, जो औसत टैरिफ लगता था, यानी 15% लगता था। 15% का मतलब ये नहीं है कि सर हर एक पर, औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं। किसी चीज़ पर 18% भी लग रहा होगा, किसी पर 10% भी लग रहा होगा, लेकिन ऑन एवरेज बात कीजिए औसत तो 15% टैरिफ लगता था पहले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले। अब ये घटकर कितना हो जाएगा? तो 3% हो जाएगा एवरेज टैरिफ। देख रहे हैं, कहाँ 15% था एवरेज, अब घटकर हो जाएगा 3%। जिससे भारत के कपड़े, चप्पल, जूते, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, गहने, ऑटो पार्ट्स आदि को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ब्रिटिश मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स अब भारतीय बाजार में आसानी से और सस्ते मिलेंगे। ब्रिटेन को क्या फ़ायदा होगा कि वो जिनके एरोस्पेस पार्ट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये भारत में आसानी से, बाजार में आसानी से और सस्ते मिलेंगे। और भारत को क्या फ़ायदा होगा कि भारत ज़्यादातर अपने कपड़े एक्सपोर्ट करता है, चप्पल, जूते, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत। तो ये सस्ते होंगे, तो भारत को इसमें फ़ायदा होगा। और भारत को कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है? तो वस्त्र और चमड़ा, ब्रिटेन द्वारा 12% तक टैक्स हटाने पर बड़ा एक्सपोर्ट होगा। बड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं क्योंकि 12% तक टैक्स हटेगा इस पे। रत्न व आभूषण, गोल्ड, डायमंड आभूषण बिना टैक्स के यूके में भेजे जा सकेंगे। कृषि, मेडिसिन, प्रोसेस फूड, चाय, मसाले, चावल आदि का निर्यात बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल भारत कंपनियों के लिए नई संभावनाएं आएंगी। ये सब में था क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया।
आगे चलते हैं। सी फ्लड, भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म। ये क्या है सी फ्लड? तो यह भारत का पहला ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जो गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान देता है। यानी 2 दिन पहले बता देगा कि बाढ़ आने से पहले अवेयर कर देगा, एक अलार्म दे देगा कि हाँ 2 दिन पहले ही गांव स्तर तक। और 2 जुलाई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने इसे लॉन्च किया है। फिलहाल ये पूरे देश में अभी नहीं लागू हुआ है। कहाँ पर लागू हुआ है? तो महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को ये कवर करता है और आगे भी नदी तंत्र इसमें जोड़े जाएंगे। अभी सिर्फ महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को इसमें कवर किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होगी? तो गांव गांव तक बाढ़ आने से 2 दिन पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। फ्लड मैप यानी बाढ़ कहाँ फैल सकती है, उसका उसका नक्शा और पानी का लेवल कितना बढ़ सकता है, उसकी जानकारी तुरंत रियल टाइम मिलेगी। इसमें 2D हाइड्रोडायनेमिक्स मॉडलिंग नाम की तकनीक इस्तेमाल होती है, जिससे बाढ़ का सटीक अनुमान पता चलता है और अलग अलग सरकारी विभागों के डेटा जैसे मौसम, नदी, बारिश आदि को जोड़कर सटीक अलर्ट और चेतावनी इसमें मिलती है। उसके बाद आगे भारत। भारत में स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए एक नया खाका। तो भारत क्या है? भारत प्रोजेक्ट क्या है? तो भारत प्रोजेक्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा 2023 में शुरू किया जाने वाला एक खास शोध है। इसका पूरा नाम है, जैसे भारत की फुल फॉर्म है, बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रिजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। तो भारत के अलग अलग हिस्सों, उम्र, खान पान और जीवन शैली वाले लोगों के शरीर से जुड़े जैविक संकेत जैसे कि ब्लड टेस्ट, डीएनए, विटामिन आदि इसमें इकट्ठे किए जाएंगे और इनके डेटा से पता लगेगा कि भारतीयों के लिए सामान्य या स्वस्थ बुढ़ापा किसे कहते हैं। और पश्चिमी देशों के हेल्थ स्टैंडर्ड भारत के लोगों पर फिट नहीं बैठते, इसलिए भारतीयों के लिए खुद के टेस्ट नॉर्म्स बनाए जाएंगे। क्योंकि अभी जो आप देखते हैं कि भारत में मान लो किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई, तो उसकी एक रेंज होती है ना, कि डायबिटीज़ हाँ इससे ऊपर, इससे कम होगा तो प्री डायबिटिक माना जाएगा, इससे कम होगा तो डायबिटिक नहीं है, नॉन डायबिटिक होगा, इससे ऊपर रेंज चली जाएगी तो डायबिटिक माना जाएगा। ये सब जो रिसर्च वगैरह हुई है ना, ये बाहर हुई है, वेस्ट में हुई है। भारत के जो लोग हैं यहाँ पर अभी ये सब रिसर्च नहीं हुई, इन पर फिट नहीं बैठते, इसीलिए ये सब रिसर्च कर कर भारत के लोगों के लिए टेस्ट नॉर्म्स बनाए जाएंगे कि यहाँ की क्या रेंज है। तो ये ज़रूरी क्यों है? तो अभी तक जो डॉक्टर हैं अक्सर विदेशी मापदंड से तय करते हैं कि ब्लड रिपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, विटामिन आदि सही रेंज क्या होनी चाहिए। लेकिन भारतीयों में जो जेनेटिक्स है, खान पान, मौसम और जीवन शैली अलग है। भारत प्रोजेक्ट इसी अंतर को दूर करेगा। अब डॉक्टर इंडियन डेटा के अनुसार सलाह और इलाज कर सकेंगे। इनसे बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों को पहले ही पकड़ सकते हैं और समय रहते इलाज या सुधार किया जा सकता है। तो इसका नाम है भारत और फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो हरियाणा में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। अब हम नेशनल करंट पढ़ रहे हैं, पिछले भी जो खबरें थी कुछ नेशनल करंट वाली ही कवर हो गई हैं। अब हम नेशनल करंट पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय जो करंट खबरें हैं। तो हरियाणा में होने वाली कैटेगरी है, बाकी भी खबरें तो राष्ट्र की ही हैं, लेकिन ये कैटेगरी है। और पहले हमने सारा समसामयिक ही पढ़ लिया, अब नेशनल, इंटरनेशनल ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो हरियाणा में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। ये परियोजना कहाँ पर बन रही है? तो हरियाणा सरकार अरावली की पहाड़ियों, गुरुग्राम और नूह जिले में लगभग 10,000 एकड़ वन भूमि पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने जा रही है। ये एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। और इस जंगल सफारी का उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव और प्रकृति का संरक्षण, यानी कि स्थानीय पशु पक्षियों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, इको टूरिज्म को बढ़ावा, पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण, पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना। जंगल सफारी बनेगी, उसके चलते वहाँ पर गाइडिंग, होटल मैनेजमेंट, वन्य जीव देखभाल आदि में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो जनजातीय युवाओं के विकास के लिए नेस्ट्स और यूनिसेफ ने शुरू की है तलाश पहल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो तलाश एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो खास तौर पर जनजातीय यानी कि आदिवासी छात्रों के लिए बनाया गया है। इसे नेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, और यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर शुरू किया है। और यह पहल देश भर के एकलव्य मॉडल, जिसका बजट में बताया गया था ना एकलव्य मॉडल के बारे में, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के करीब 1.38 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाएगी। और तलाश की फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो तलाश का मकसद क्या है? इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? तो आदिवासी छात्रों की रुचि, क्षमता और कौशल के अनुसार उनका मार्गदर्शन करना, छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें जीवन कौशल सिखाना, लाइफ स्किल सिखाना,
बच्चों को कैसा करियर चुने, कैसे अपनी रुचि और ताकत पहचाने, इसकी जानकारी और टेस्ट देना। शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे बच्चों का सही तरह से गाइडेंस कर सकें, मार्गदर्शन कर सकें। अब आगे है कि भारत की सौर ऊर्जा में 4000% की वृद्धि हुई है। 4000% की। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत की सौर ऊर्जा में हुई 4000% वृद्धि से जुड़ी आंकड़ों की कुछ प्रगति देख लेते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत की जो सौर ऊर्जा की क्षमता है, इसमें 4000% की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान उपलब्धि क्या है कि भारत कुल 227 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तक पहुंच चुका है, जिसमें सौर, पवन, जल और अन्य हरित ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। और तेजी से बढ़ती क्षमता सोलर मॉड्यूल निर्माण में 38 गुना और सोलर सेल निर्माण में 21 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। तो इससे रिलेटेड योजनाएं कौन सी हैं? तो देखिए, पीएम सूर्य घर योजना। तो 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर पैनल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम योजना, किसानों को सोलर पंप प्रदान कर कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देना। तो भविष्य का क्या लक्ष्य है? तो भारत का उद्देश्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना। ये भविष्य के भारत के लक्ष्य हैं। तो आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का नामांकन किया गया है। ये नामांकन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले अधिकतम 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में सीधे नामित कर सकते हैं, जिनमें से अभी 4 सदस्यों का नामांकन हुआ है। तो कौन कौन से वो 4 सदस्य हैं? तो उज्ज्वल निकम, ये प्रसिद्ध वकील हैं। कई बड़े आपराधिक मामलों में ये सरकारी वकील के रूप में अपने उल्लेखनीय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं सी सदानंद मास्टर, ये शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। युवाओं के सशक्तिकरण और समाज सेवा में ये काफ़ी काम इन्होंने किया है, सदानंद मास्टर ने। उसके बाद है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये वरिष्ठ राजनयिक और भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। भारत की G20 अध्यक्षता जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी बड़ी भूमिका रही है, हर्षवर्धन श्रृंगला की। उत्पादन चौथे हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो ये ख्याति प्राप्त इतिहासकार एवं शिक्षाविद हैं और शिक्षा, राजनीति शास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में इनका गहरा योगदान रहा है। इसके बाद अगली खबर है कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मानसून सत्र के पहले ही दिन 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण क्या बताया उन्होंने? तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई हैं, इसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ी वो समझ लेते हैं। ये तो आपके लिए है ही है कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। और कुछ संवैधानिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। नंबर 1 पर है राष्ट्रपति का पद, नंबर 2 पर आता है उपराष्ट्रपति का पद। वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही भारत की राज्यसभा का सभापति भी होता है। और इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं और संविधान के मुताबिक इस्तीफे के बाद 60 दिनों के भीतर एक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूरी होता है। उसके बाद है भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल। तो 25 जुलाई 2025 को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ पर? चेन्नई में। और यह ऐतिहासिक क्यों है? तो भारत पहली बार स्वदेशी रूप से निर्मित और डिजाइन की गई हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कर रहा है और इससे भारत चुनिंदा उन देशों में शामिल हो गया है जहां रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जर्मनी, फ्रांस, जापान के बाद। के बाद है इसका फ़ायदा क्या होगा हाइड्रोजन ट्रेन का? तो हाइड्रोजन ट्रेन डीजल की जगह इस्तेमाल होंगी, जो शून्य प्रदूषण, यानी कि सिर्फ जल वाष्प जो वाटर वेपर है वही छोड़ते हैं, प्रदूषण नहीं होता इनसे। और यह पर्यावरण अनुकूल, हरित ऊर्जा आधारित और सतत विकास के लिए उपयोगी है। और भारत ने लक्ष्य रखा है नेट जीरो कार्बन का 2070 में, इसके लिए मददगार होंगी। और आयातित ईंधन जो हम ईंधन को इंपोर्ट करते हैं, डीजल वगैरह आपको पता है इंपोर्ट करते हैं, ये सब कच्चा माल, कच्चा तेल, तो उसकी निर्भरता भारत की कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। उसके बाद है ऑपरेशन महादेव। भारतीय सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के जो आतंकवादी थे ना, उनको मार गिराया है। इसका नाम रखा है ऑपरेशन महादेव।
तो इस अभियान की मुख्य बातें क्या हैं? तो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर डाचीगाम के दुर्गम इलाके में यह ऑपरेशन चलाया और सोमवार 29 जुलाई 2025 की सुबह 11 बजे आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हुई और इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए और ऑपरेशन में ड्रोन निगरानी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन के चलते इलाकों को पूरी तरह से घेराबंदी में रखा गया था और नागरिकों को सुरक्षा की प्राथमिकता दी गई थी। तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन महादेव, जिसमें जो पहलगाम के आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया है। के बाद है मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेरेरा ने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन है रेमोना पेरेरा? तो कर्नाटक के मैंगलोर शहर की सेंट एलोसियस कॉलेज की बीए की अंतिम वर्ष की ये छात्रा हैं और पिछले 13 साल से भरतनाट्यम का ये ट्रेनिंग ले रही हैं। और रिकॉर्ड कैसे बना? तो रेमोना ने लगातार 170 घंटे यानी कि 7 दिन बिना रुके भरतनाट्यम नृत्य किया है और यह प्रदर्शन 28 जुलाई 2025 को समाप्त हुआ। और जगह कौन सी थी? तो सेंट एलोसियस कॉलेज मैंगलोर के रॉबर्ट स्क्वेरा हॉल में ये प्रस्तुत किया गया था। इनके नाम अब ये रिकॉर्ड है 170 घंटे भरतनाट्यम का। क्या नाम है? रेमोना परेरा। और पीएम मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है। तो ज्ञान भारतम मिशन क्या है? तो इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को उन्होंने मन की बात की थी। उस कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है कि भारत के प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों को डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटल रूप में लाना, इसका संरक्षण करना है। पांडुलिपि क्या होता है? जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो पांडुलिपि का मतलब होता है पुराने समय में जब प्रिंटिंग प्रेस या कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे ना, तब लोग जो अपनी भाषा, विद्या या धार्मिक ग्रंथ थे ये हाथ से कागज, ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़े या चमड़े पर लिखते थे, क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं होती थी, कहीं पर चीज़ें छपती नहीं थी, प्रिंट नहीं होती थी, कंप्यूटर नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे, कोई भी चीज़ है जो कोई वहाँ उस समय के धार्मिक ग्रंथ है, कोई उनकी भाषा है, उनकी जो ज्ञान है, उसको कागज पे, ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे, कपड़े या चमड़े पर लिखते थे। और ऐसे हाथ से लिखी किताबें, ग्रंथ, श्लोक, उपन्यास, वैदिक या वैज्ञानिक दस्तावेजों को पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब इसका डिजिटलीकरण होगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। तो नेशनल करंट हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल करंट पे, अंतरराष्ट्रीय जो करंट अफेयर है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अध्यक्ष बना है पाकिस्तान। तो यूएनएससी का अध्यक्ष कैसे और क्यों बना पाकिस्तान? तो देखिए, जुलाई 2025 के पूरे महीने के लिए पाकिस्तान यूएनएससी का यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष रहा है। ये कैसे बना अध्यक्ष? तो यूएनएससी में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो हर महीने रोटेशन के हिसाब से एक एक देश को अध्यक्षता मिलती है और जुलाई 2025 में यह बारी पाकिस्तान की थी, जो फिलहाल अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य नहीं है। जो अस्थायी सदस्य है ना, ये रोटेट होते रहते हैं और ये अल्फ़ाबेटिकली यानी कि जो देश के नाम है, जैसे पाकिस्तान में पी आता है ना, तो अल्फ़ाबेटिकली नाम के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से ये रोटेट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इन्होंने ऐसा तीर मार दिया तो इसके कारण हो गया है, बहुत बड़ी इन्होंने जीत हासिल कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो रोटेशन के हिसाब से नॉर्मल है। तो अध्यक्ष बना अस्थायी अध्यक्ष। तो कौन बने थे? तो राजदूत असीम इफ्तिख्यार अहमद पूरे महीने इस परिषद का संचालन करेंगे, जुलाई महीने का। अब आगे चलते हैं। तो रूस बना तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश। जो अफगानिस्तान देश है, उसमें आपको पता है कि इस समय जो वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो नहीं है, तालिबानी गवर्नमेंट चल रही है, तालिबान सरकार चल रही है। तो रूस ने पहला ऐसा देश बना जिसने आधिकारिक तौर पर इस तालिबानी सरकार को मान्यता दी है। 3 जुलाई 2025 को रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है और अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद रूस यह कदम उठाने वाला पहला देश बन गया है। मुख्य घटनाक्रम क्या हुआ है? तो रूसी विदेश मंत्रालय ने तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की है और रूस ने काबुल में तालिबान के द्वारा नियुक्त कुल हसन हसन को अफगानिस्तान का आधिकारिक राजदूत स्वीकार कर लिया है। बाद है कि एलन मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है। तो एलन मस्क ने अमेरिका में अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अमेरिका पार्टी। याद रखिएगा, नाम क्या है? अमेरिका पार्टी। इन्होंने यह पार्टी क्यों बनाई है? तो अमेरिका की मौजूदा 2 पार्टी व्यवस्था, डेमोक्रेट्स वर्सेस
रिपब्लिकन के खिलाफ उनको चुनौती देने के लिए इन्होंने आम जनता की आवाज़ को मजबूत करने के लिए, इनका ऐसा कहना है, उसके लिए इन्होंने अमेरिका पार्टी बनाई है। उसके बाद है कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो में भी चलेगा यूपीआई, ऐसा करने वाला 8वां देश। तो त्रिनिदाद और टोबैगो अब उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो यह कैरिबियाई क्षेत्र का पहला और दुनिया का 8वां देश है जहां पर यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स मिलेंगे। 8वां देश है, तो बाकी के 7 देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। किन किन देशों में यूपीआई चलती है? भारत को छोड़कर, भारत में तो चलती ही है, तो भारत को छोड़कर यूपीआई कहाँ कहाँ पर भी चलती है, किन किन देशों में है, मतलब इन्होंने इसे स्वीकार किया है। तो यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और त्रिनिदाद एवं टोबैगो, इन 8 देशों ने यूपीआई पेमेंट को स्वीकार किया है। अभी 8वां कौन सा बना है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो। उसके बाद है कि बुल्गारिया 2026 में यूरो जोन में शामिल होगा। तो 8 जुलाई 2025 को यूरोपियन यूनियन के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी है। उससे पहले जो बुल्गारिया था, इसकी जो करेंसी थी वो थी लेव। अब 2026 में लेव की जगह हो जाएगी यूरो। इनकी आधिकारिक मुद्रा बन जाएगी और बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बन जाएगा, जो यूरो जिसकी मुद्रा होगी। तो इससे पहले जब ये यूरो करेंसी आई थी तो 12 देशों ने इसमें शामिल हुए थे, ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के थे। उसके बाद 13वां देश बना था स्लोवेनिया, उसके बाद बना था साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, फिर आया एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया और अब बन गया है बुल्गारिया। बुल्गारिया कौन सा देश बना है, किस नंबर का? तो 21वां सदस्य देश बना है यूरो जोन का। तो अब आगे चलते हैं। यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी स्थलों को संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया है। तो आपको पता ही है कि जो यूनेस्को है वो जो देशों, अलग अलग देशों के जो धरोहर है उन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल करता है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करता है। तो इन 3 स्थलों को पहले शामिल किया गया था, बाद में इन्हें संकटग्रस्त, डेंजरस उस कैटेगरी में डाल दिया था, संकटग्रस्त कैटेगरी में डाल दिया था, लेकिन अब इन स्थलों को हटा दिया गया है, संकटग्रस्त की सूची से हटा दिया गया है। तो कौन कौन से 3 स्थल हैं ये? मेडागास्कर के अतिस नाना के वर्षावन, ये जो आप देख रहे हैं अतिस नाना के वर्षावन है, ये मेडागास्कर के हैं। मिस्र का अबू मेना, जो आप देख रहे हैं प्राचीन ईसाई तीर्थ स्थल है। तीसरा है लीबिया का गदामेस का पुराना शहर। ये इन तीनों को पहले संकटग्रस्त उसमें सूची में शामिल किया गया था, अब हटा दिया गया है। तो शामिल किया ही क्यों गया था, मतलब कि खतरे वाली सूची में इन्हें डाला ही क्यों गया था? तो देखिए, तो मेडागास्कर के वर्षावन, यहाँ अवैध कटाई, जंगल का नुकसान और विशेष पौधों के लुप्त होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिन कारण इन्हें खतरे की विश्व धरोहर सूची में डाल दिया गया था। अबू मेना का जो मिस्र का ईसाइयों का जो तीर्थस्थल है, तो सिंचाई के कारण पानी भर जाने और नींव में आए नुकसान के चलते 2001 में इन्हें जोड़ा गया, मतलब संकट की उसमें सूची में डाला गया, और इसमें कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल ढह गए थे। आप ये देख रहे हैं, ये वाला कई ऐतिहासिक स्थल ढह गए थे बाढ़ के कारण, पानी के भर जाने के कारण नींव में। उसके बाद से अब इसको हटा दिया गया है, मतलब उसमें खतरे की सूची से हटा दिया गया है। और तीसरा है गदामेस लीबिया का। 2016 में इस क्षेत्र में युद्ध, जंगल की आग और बाढ़ की गंभीर क्षति हुई थी, बाढ़ के कारण इसमें गंभीर क्षति हुई थी, युद्ध हो गया था, जंगल में आग लग गई थी, इस कारण से भी डाल दिया गया था। तो आगे चलते हैं। तो कंबोडिया के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो खमेर रूज के 3 ऐतिहासिक स्थल हैं कंबोडिया के, इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो उन्हें पढ़ लेते हैं हम कौन कौन से। तो पहला है टोल स्लैंग नरसंहार संग्रहालय, जिसे ये कहते हैं फ्नोम पेन। यह एक पुराना स्कूल था जिसे खमेर रूज शासन ने जेल में बदल दिया था, और यहाँ 15,000 से अधिक लोगों को अमानवीय यातनाएं दी गई थी। दूसरा है M13 जेल, कम्पोंग चनाग प्रांत, खमेर रूज शासन की शुरुआती गुप्त जेल थी ये। मतलब कि खमेर शासन था एक समय में, यहाँ पर, कहाँ पर, कंबोडिया में, एक तरह से तानाशाही थी। तानाशाही आप समझ रहे हैं, जैसे हिटलर का शासन था, वैसे सेम वैसे समझ लीजिए, यहाँ पर भी था। तो यहाँ पर भी एक जगह पर 15,000 से अधिक लोगों को अमानवीय यातनाएं दी गई, इसे अब शामिल किया गया है। एक जगह पर इनका गुप्त जेल थी, वहाँ पर भी उनको यातनाएं दी जाती थी, इसे शामिल कर लिया गया है। और तीसरा है टोई युंग, एक किलिंग फील्ड्स, प्नोम पेन के पास ही स्थित है ये जगह खमेर रूज के द्वारा सामूहिक हत्याओं और दफन की घटनाओं के लिए बदनाम है। यहाँ पर बहुत से लोगों को दफन कर दिया गया था यातनाएं देकर, तो इनको भी शामिल किया गया है। उसके बाद है जूलिया स्वीडेंकी बनी
यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। 17 जुलाई 2025 को यूक्रेन की संसद वेरखोवेना राडा ने जूलिया स्वीडेंकी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रमुख कैबिनेट फेरबदल का हिस्सा थी ताकि युद्ध के हालात में नई ऊर्जा मिले। और इससे पहले ये फर्स्ट डिप्टी प्रधानमंत्री और आर्थिक विकास मंत्री थी। तो इनका नाम क्या है? जूलिया स्वीडेंको। यह यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद है श्रीलंका के वास्कोडोवा में अशोक स्तंभ की स्वीकृति का अनावरण किया गया है। तो श्रीलंका के कलुतारा जिले के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्कोडोवा श्री सुभूति विहार में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की प्रतिकृति यानी कि उसका रेप्लिका का अनावरण हुआ है और यह भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। पर आगे चलते हैं। तो जो चीन है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। चीन ने तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, वहां पर कहते हैं यारलुंग सांगपो, पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत हाइड्रो पावर बांध बनाना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है चीन ने मोटुवो जल विद्युत परियोजना और यह दुनिया की सबसे गहरी और सबसे लंबी घाटी में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यह बन रहा है बांध ब्रह्मपुत्र नदी पे। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में जाती है, असम में होते हुए बांग्लादेश से गुजरती है यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी पर जो चीन बना रहा है बांध बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध, जिसका नाम है मोटुवो जल विद्युत परियोजना, मोटुवो हाइड्रो पावर स्टेशन। उसके बाद है कि ऑस्ट्रेलिया वाकई में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसने ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि दिसंबर 2025 से यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ट्विटर, इस पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए प्रतिबंध लागू हो गया, वो अपना अकाउंट मतलब नहीं बना पाएंगे। कंपनियों को बच्चों की उम्र जांचने की जिम्मेदारी होगी। नियम तोड़ने पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि करीब 320 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा कंपनी पर, अगर वो उनकी मतलब कि अगर वो कम उम्र के हैं फिर भी अगर उनका अकाउंट बन जाता है तो इतना जुर्माना लगेगा। कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये ऑस्ट्रेलिया सरकार का कदम है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। उसके बाद है तो अब हमने नेशनल इंटरनेशनल ये भी पढ़ लिया। अब हम जुलाई महीने में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ना इम्पोर्टेंट, वो पढ़ लेते हैं। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन, इंपॉर्टेंट है, रो के प्रमुख बने हैं। सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं सुनील कदम। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सीईओ बने हैं संजोग गुप्ता। बीएमडब्ल्यू इंडिया समूह के सीईओ नियुक्त किया गया है हरदीप सिंह बरार को। एप्पल ने भारतीय मूल को अपना नया प्रमुख परिचालन अधिकारी यानी कि सीओओ, जिसे कहते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना है। ये भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है सबीह खान। एप्पल ने इन्हें अपना सीओओ बनाया है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के न्यू सीईओ बने हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं प्रिया नायर। और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है सोनाली मिश्रा। और एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, भारतीय बीमा निगम है, इसने अपना न्यू एमडी और सीईओ बनाया है आर दोराई स्वामी को। वह आगे है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के नए निर्देशक बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। इग्नू की पहली महिला कुलपति, पहली महिला वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। और संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। उसके बाद आगे हम जुलाई महीने के अवार्ड एंड ऑनर्स देख लेते हैं। तो पीएम मोदी को घाना में मिला ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान और पीएम मोदी को त्रिनिडाद और टोबैगो का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। और ब्यूनस आयर्स में भी पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान दिया है। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार मिला है। ये हम थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए हाँ कौन सा अवार्ड है, किससे मिला है। ये तो पहले पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी बता दिया, पीछे पढ़ चुके हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी को ये सब मिला है। उसके बाद है वर्षा देश पांडे ने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है। वर्षा देश पांडे ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है, जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सुहानी शाह। और गीतांजलि श्री ने
वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर, इसके लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार इन्हें मिला है। कौन सा? पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। और इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन को जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आगे हम बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। जुलाई महीने की कमी है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है। और यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो उनके अनुभव रहे हैं, उनकी जो भूमिका रही है और संघर्ष की कहानी रही है, उसको दर्शाती है। तो इसके ऑथर कौन है? तो कोई मतलब कि किसी व्यक्ति ने इसे नहीं लिखा इस बुक को, बल्कि एक संस्था के द्वारा ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन ने इसकी रिसर्च, लेखन और एडिटिंग और प्रकाशन की है। किसने? ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन ने। उसके बाद अगली बुक है कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। तो कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, इसे किसने लिखा है? तो वी.एस. रवि ने। उसके बाद है द वन, ये ऑटोबायोग्राफी है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। उसके बाद है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इसके राइटर हैं S.N. अहमद। ये 4 आपको याद रखनी है। उसके बाद हम रैंक एंड रिपोर्ट पर चलते हैं। तो 2024 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। किसमें? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है ना, मोर्टेलिटी रेट है, ये 78% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु दर पहले मृत्यु हो जाती थी, उसमें 78% की गिरावट दर्ज की गई है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, जिसे SDG इंडेक्स कहते हैं, इसमें भारत का 99वां स्थान है, 99th, और नंबर 1 पर है फिनलैंड। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हमने पढ़ा ही है पीछे, भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है। फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग हो गई है 133rd। और जनवरी से जून 2025 तक देश भर के 293 निगरानी वाले शहरों में PM 2.5 डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें देखा गया दिल्ली दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। नंबर 1 पर है असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्नीहाट, ये देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया बर्नीहाट शहर को। और दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। ये पहले 6 महीने की रिपोर्ट है, जनवरी से जून 2025 की। उसके बाद है चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसे? यांताई यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाइना का है। इसके टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। उसके बाद हम निधन पर चलते हैं। तो प्रसिद्ध नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम था पीटर रुफाई, इनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी, जिसका नाम था वत्सला, इंपॉर्टेंट है, MP के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है। और माना जाता है कि इनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, वत्सला हथिनी। और नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑस्कर विजेता और गीतकार एलन बर्गमैन का भी निधन हुआ है। यह हम जुलाई महीने के जो निधन है उनको बारे में पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और WWE के सुपरस्टार हल्क होगन का निधन हुआ है। और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का भी निधन हुआ है। सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलते हैं। तो हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज को भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिल गई है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने डेंगू और मलेरिया जैसे जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, इनको फैलने से रोकने के लिए, खासकर बरसात के मौसम में जब इनकी जो मतलब इनकी जो जनसंख्या है मच्छरों की काफ़ी बढ़ जाती है, इसमें नई परियोजना शुरू की है कि स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। कौन सी परियोजना है? स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम नामक यह परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, सिस्टम के द्वारा इन पे जो मच्छर, डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर हैं, इनको फैलने से रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इस सिस्टम का नाम है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। तो स्विट्जरलैंड ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया के उपचार की दवा कोटम को मंजूरी दे दी है। स्विट्जरलैंड ने पहले जो नवजात शिशु हो रहे हैं उनको ये दवा, इसका इंजेक्शन या दवा का उपयोग करने से मना किया था, पर अब छोटे बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया के उपचार के लिए कोटम को मंजूरी दे दी है। भारत के द्वारा पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ है। और इसरो ने 2035 तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्रमा अभियान को पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसमें भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और मानव को चंद्रमा पर भेजेगा। अंतरिक्ष स्टेशन 2040 तक
और 2035 तक और 2040 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने का योजना बनाई है, घोषणा की है। और नासा इसरो संयुक्त रूप से विकसित निसार, जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसकी फुल फॉर्म है, इस सैटेलाइट को 30 जुलाई 2025 की शाम 5:40 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। और यह सैटेलाइट क्या करेगा? इसके द्वारा धरती के वातावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ, समुद्री सतह एवं आपदा जैसे क्षेत्रों की 24/7 यानी 24x7 लगातार निगरानी करने में ये सक्षम रहेगा। इसके बाद आगे हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं। तो भारतीय नौसेना को मिला है नया स्टील्थ युद्धपोत, जिसका नाम है INS तमाल। और भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। और भारतीय नौसेना को मिला है पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत, इसका नाम है निस्तार। और भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से अमेरिका से अपने पहले अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर के बैच को प्राप्त कर लिया है। ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसे भारत ने प्राप्त किया। यह अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और भारतीय वायुसेना से 62 साल बाद रिटायर होगा MiG-21 लड़ाकू विमान। और DRDO ने किया है प्रलय मिसाइल का लगातार दूसरा सफल परीक्षण। ये MiG-21 जो लड़ाकू विमान है, इसे आपको पता है कि बहुत सारी घटनाएं भी इस लड़ाकू विमान से हुई हैं। बहुत पुराना विमान है ये, 62 साल बाद इसे रिटायर किया गया है। अब आगे हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर देखते हैं। तो डी कुकेश ने जागरेब में सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीत लिया है। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है डी कुकेश ने। और भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 11 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण मेडल है, मतलब गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर है और 3 ब्रोंज मेडल है। और RCB बनी है IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम। तो अपना पहला IPL खिताब जीतने के बाद $269 मिलियन की वैल्यू के साथ सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है, मतलब सबसे वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी बन गई है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और भारत 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा भारत। शूटिंग विश्व कप का 2027 में और जूनियर विश्व चैंपियनशिप का 2028 में। और हरि कृष्णन भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इटली और नीदरलैंड ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आंद्रे रसल जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आगे हम जो विंबलडन ओपन हुआ है ना अभी टेनिस का जो है, वो पढ़ लेते हैं, उसके विजेता कौन रहे हैं। तो मेन सिंगल में जीते हैं जैनिक सिनर, इन्होंने हराया किसको है फाइनल में, रनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं, और जैनिक सिनर इटली के हैं। और वुमेन सिंगल का खिताब जीता है इगा स्वितेक ने, ये पोलैंड की हैं, इन्होंने अमांडा को हराया है जो कि US की हैं। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेन और वुमेन, बाकी आप ये पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन और वुमेन वाला होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इंग्लैंड ने जीता है महिला यूरो कप का खिताब। और दिव्या देशमुख ने रचा है इतिहास, FIDE महिला शतरंज विश्व कप का खिताब इन्होंने जीत लिया है, दिव्या देशमुख ने। और भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है दिव्यांशी भौमिक, इन्होंने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। और महिला एथलीट के लिए अब अनिवार्य होगा जेंडर टेस्ट, तो जेंडर टेस्ट करवाना महिला एथलीट के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो आगे हम देखिए, हमने जो भी करंट अफेयर था मैंने आपको जुलाई का सब पढ़ा दिया, आपने देखा पूरा, मैंने टॉपिक वाइज कैटेगरी वाइज सब कवर कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ मिसलिनियस MCQ ले लेते हैं। कुछ ऐसे करंट अफेयर किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या किया कि MCQ फॉर्म में इन्हें कवर कर दिया है, साथ साथ में आप भी करिएगा। और कुछ इसमें वो भी क्वेश्चन है जो हमने पीछे पढ़े हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, और कुछ अलग भी होंगे, वो मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो कौन सा बोर्ड? हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बना, उद्घाटन किया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? इसका सही जवाब है निजामाबाद, तेलंगाना में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास ये कहाँ पर स्थित है? तो जो लकड़ी का गुरुद्वारा है श्री नानक निवास, ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो ये है पंजाब के फाजिल्का में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किए गए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो जो रेलवे का ऐप है इसका नाम क्या है, जो जिसमें सब कुछ है? तो रेल वन ऐप ये रहा।
रेल वन ऐप प्राइम नहीं है, रेल वन ऐप है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने यह सी फ्लड जो है बाढ़ का पूर्वानुमान लग जाएगा इस प्रणाली की शुरुआत की है, उनका नाम क्या है? तो ये है सी आर पाटिल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक के गिनी सूचकांक के अनुसार समानता में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो जो समानता वाली रैंकिंग है ना गिनी सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत है चौथे नंबर पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ पर बनाई जा रही है? हरियाणा में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात में? तो भारत की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बन रही है हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आदिवासी छात्रों के लिए नेस्ट और यूनिसेफ के द्वारा शुरू किए गए डिजिटल कार्यक्रम का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदिवासी छात्रों के लिए जो ये डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है, बताइए, तलाश, संकल्प, मिलाप या निश्चय? तो रखा गया है तलाश, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। के बाद है कि 2024-25 में 48.59 लाख टन प्रसंस्कृत आलू के साथ भारत का शीर्ष प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बना है? सबसे ज्यादा आलू उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो हुआ है ये गुजरात में, याद रखिएगा, ऑप्शन है गुजरात इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है कि 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो जगदीप धनखड़ ने दिया है। उसके बाद है कि 2025 में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है? तो पेट्रोल में आपको पता है कि इथेनॉल मिलाया जाता है, तो 2025 में इसका कितना प्रतिशत भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो 20%, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस शहर ने भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का भारत ने, आपको पता है, परीक्षण किया है भारतीय रेलवे ने, तो किस शहर में हुआ है? तो चेन्नई, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो जो बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय था, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी था, इसका नाम बदलकर अब किस प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया गया? किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर? तो पंडित जी के नाम पर नहीं रखा गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ पर खुला है? तो पहला जो स्किन बैंक है केरल का, ये कहाँ पर खुला है? ये खुला है तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो बिहार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? बताइए, आपने खबर पढ़ी है कि नहीं? तो 35%, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए दिल्ली के नए कार्ड का नाम क्या है? जो महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा है उसके लिए कार्ड बनाया गया, उस कार्ड का नाम क्या है? तो उसका नाम है सहेली स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो फर्जी संतों के खिलाफ उत्तराखंड के अभियान का नाम क्या है? तो उत्तराखंड में जो फर्जी संत हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया है, तो अभियान का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम है, उस ऑपरेशन का नाम है कालनेमी। तो कालनेमी आपको पता है कि कौन है? कालनेमी, अगर आपने रामायण सीरियल भी देखा होगा या रामायण आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जाते हैं ना, संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो रास्ते में जो रावण होता है एक राक्षस को भेजता है कि ताकि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी को थोड़ा वो विलंब कर सके, क्योंकि सूरज उगने से पहले लानी होती है जड़ी बूटी, तो एक राक्षस को भेजते हैं, उस राक्षस का नाम होता है कालनेमी। कालनेमी क्या करता है, रास्ते में जाकर एक ब्राह्मण का, एक साधु का वेश धारण कर लेता है, तो उसी के लिए फर्जी संत नाम बहुत मतलब सोच समझ कर रखा गया है। तो कालनेमी होता राक्षस होता है, एक ब्राह्मण एक साधु का रूप धारण कर लेता है, बहरूपीय का रूप, और हनुमान जी को बीच में रास्ते में रोक लेता है, लेकिन बाद में हनुमान जी को पता चल जाता है तो मार देते हैं, तो कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी रखा गया इसका, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में मेघालय के जोवाई में कौन सा पारंपरिक त्यौहार मनाया गया है? त्यौहार मनाया गया कौन सा? बेहदेखलम महोत्सव, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पशुधन और मुर्गी पालन को भी अब कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कि अगर आप मुर्गी पाल रहे हो या पशु पाल रहे हो, पशुधन मतलब कि गाय भैंस ये सब पाल रहे हो, पशुधन पाल रहे हो या मुर्गी पालन कर रहे हो, अब इसे भी कृषि का दर्जा दे दिया गया है। कि किस राज्य ने ऐसा किया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र,
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आदि तिरुवथिरई महोत्सव 2025 के दौरान किस सम्राट का स्मरण किया जाता है? तो जो ये महोत्सव है आदि तिरुवथिरई महोत्सव, इसमें किस सम्राट का स्मरण किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है राजेंद्र चोल प्रथम। चोल साम्राज्य के बहुत ही महान शासक रहे हैं राजेंद्र चोल प्रथम। इनके स्मरण में, इनके याद में ये मनाया जाता है कौन सा? आदि तिरुथरई महोत्सव। उसके बाद है 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला तालिबान सरकार को कौन बन गया है? कौन सा देश? हमने भी पढ़ा है ना, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? रूस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गैरलिंग्स साइमंड्स। तो ऑप्शन ए, एक ही नाम है, मतलब एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम ही है जेनिफर गैरलिंग्स साइमंड्स। यानी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एलन मस्क की नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो एलोन मस्क की नई राजनीतिक पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। यानी 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले दो देश कौन से हैं? तो उनका नाम है, एक तो कोलंबिया है और दूसरा है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कैरिबियाई देश यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बन गया है? तो यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने वास्को डुआ श्री सुभूति विहार में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है? तो हमने पढ़ा ही था, कौन सा देश है? श्रीलंका। चीन का 167 अरब डॉलर का मोटुओ जल विद्युत परियोजना स्टेशन जो है ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो तिब्बत, यानी कि अब जो चीन ने जिस पर कब्जा किया हुआ तिब्बत पर, तो वहां पर कहते हैं इसे यारलुंग सांगपो। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस तकनीकी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो एप्पल को भी अब उसने पीछे छोड़ दिया है और 3.92 ट्रिलियन डॉलर को भी अब इससे भी क्रॉस कर गया है? तो वो है एनवीडिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण कार्यालय कहाँ पर खोला है? तो सेल ने अपना पहला जो कार्यालय खोला है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर है? तो यह है दुबई में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के नए सीईओ किसे चुना गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संजोग गुप्ता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि एप्पल के नए सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के हैं, कौन है? सबीह खान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं कि 2025 की पहली छमाही में भारत के किन दो शहरों को सबसे प्रदूषित बताया गया है? तो पहली छमाही में भारत के जो दो प्रदूषित शहर निकल के आए हैं वो हैं दिल्ली और बर्निहाट। नंबर 1 पे बर्निहाट है, नंबर 2 पर दिल्ली है। उसके बाद है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर किस भारतीय अभिनेत्री को स्टार मिलेगा? तो किसे मिला है? दीपिका पादुकोण को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2025 पेन पिंटर पुरस्कार किस लेखक ने जीता है? तो लेखक का नाम है लीला अबुलेला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो वो है अहमदाबाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं पराग जैन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो HUL के नए सीईओ बने हैं प्रिया नायर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के MD और CEO कौन बने हैं? तो LIC के MD और CEO बने हैं आर
दोरईस्वामी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बाद आगे है कि भारत ने किस प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक में 78% की सुधार हासिल की है जो कि वैश्विक औसत से अधिक है? तो भारत ने किसमें इसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार 78% से अधिक सुधार किया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो भारत में टोटल अभी कितने यूनिकॉर्न हैं? तो 64। तो आगे चलते हैं कि 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के हिसाब से सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें है फिनलैंड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी यही सबसे एक पर होता है, नंबर 1 पर। उसके बाद है पन्ना टाइगर रिजर्व में मरने वाले सबसे बुजुर्ग हाथी का नाम क्या था? का नाम था वसला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि भारत किस वर्ष निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो बताइए, भारत किस वर्ष निशानेबाजी जो वर्ल्ड कप होगा शूटिंग में उसकी होस्टिंग करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2027 में। के बाद है कि हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली निजी उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए इन स्पेस की मंजूरी मिली है? का नाम है अनंत टेक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि 2025 में कौन सी आईपीएल टीम सबसे मूल्यवान बन गई है? इसकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, आरसीबी की, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो उसके बाद है कि किस देश को 2031 तक डब्ल्यूटीसी फाइनल्स की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? यानी कि आपको पता है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है ना उसका जो फाइनल होता है वो इंग्लैंड में ही होता है। तो 2031 तक इसे अधिकार दे दिया गया कि 2031 तक जो टेस्ट का फाइनल होगा वो कहाँ पर होगा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होगी उसका जो फाइनल होगा वो इंग्लैंड में ही होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? लॉर्ड्स जो कि इंग्लैंड में है क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है यूरोप से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किन 2 देशों ने क्वालिफाई किया है? तो आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप होगा उसमें यूरोप के 2 देशों ने क्वालिफाई किया है। जो उनका जो नए देशों ने कौन से देश हैं? इनका नाम क्या है? इटली और नीदरलैंड, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो अगर आपको कोई बुक हमारी बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से हमारे एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हाँ, स्टडी वाइंस ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।